थर्ड चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 9th क्लास में भी आप करके आए हो। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर का मतलब है डिग्री कितनी हो, 1। ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो, 1 डिग्री की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वेरिएबल कितने मिलेंगे आपको, 2, और इक्वेशन भी कितनी मिलेंगी, पेयर। पेयर के अंदर आपको क्या मिलेंगी, इक्वेशन मिलेंगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, पहले ये समझ लें भाई ये सब करना जरूरी क्यों है, क्यों सीखें इन चीज़ों को। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीख लोगे तो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से आप उनको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर भी क्या होती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके पास आती हैं जिनका आंसर आप जानना चाहते हो, तो उनका आंसर जान सको इसलिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन और इसके बारे में आपको पता होना क्या है, ज़रूरी। ठीक है, एक डेली लाइफ की सिचुएशन है, जैसे ये है, अखिला है, कोई लड़की है, ये किसी मेले में जाती है, वेंट टू ए फेयर, और उस मेले में क्या है, शी वांटेड टू राइड ऑन ए जाइंट व्हील। जाइंट व्हील के ऊपर वो झूला होता है ना, बड़ा पहिए वाला, उस पर वो झूलना चाहती है। ठीक है, और क्या करना चाहती है, हुपला खेलना चाहती है। हुपला होता है ऐसे रिंग्स होते हैं, रिंग्स को ऐसे थ्रो करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, कवर करना होता है। जैसे आप लोग स्कूल में भी खेलते होंगे, रिंग्स है, एक बच्चा दूसरे की तरफ फेंकता हो, दूसरा उसको किसी में हाथ में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, होती है ना ऐसी चीज़, तो वो हुपला खेलना चाहती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या दी हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्ले हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन जाइंट व्हील। ठीक है, वो कितनी बार हुपला खेलती है और कितनी बार वो झूला झूलती है। जो हुपला खेलने की संख्या है वो झूला झूलने की संख्या के कितना है, आधा। ठीक है, तो मान लो अगर वो झूला 10 बार झूलती है तो हुपला कितनी बार खेली, 5 बार खेली, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब आपको पता है भाई, अगर आपने झूले पर झूलना है तो एक बार झूलने पर कितने रुपए लगते हैं, 3 रुपए लगते हैं। हुपला खेलने पर कितने रुपए लगते हैं, एक बार हुपला खेलोगे तो कितने रुपए लगेंगे, 4 रुपए लगेंगे। ठीक है, आपको बता दिया गया कि उसने मेले में गई और टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए, और आपसे पूछ ले कि कितनी बार वो झूला झूली और कितनी बार उसने हुपला खेला, तो ये बात आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन द जाइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। ये 2 चीजें आपको क्या करनी है, बतानी। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, हिट एंड ट्रायल से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मान लीजिए वो एक बार झूला झूली, एक बार झूला झूली, अगर एक बार झूला झूलती है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुपला कितनी बार खेलेगी, आधे टाइम। आधे टाइम कोई गेम नहीं होता ना। अगर एक बार झूला झूलती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आधी बार हुपला खेलेगी, ऐसा कोई नहीं। मतलब एक बार झूला नहीं झूल सकती, कम से कम हो सकता है उसने कितनी बार झूला झूला हो, 2 बार, तो हुपला कितनी बार खेल लेगी, उसका आधा। हुपला कितनी बार खेल लेगी, 1 बार। 2 बार झूला झूलने में कितने रुपए लगे, एक बार में कितने लगते हैं, 3। 2 बार में कितने लगे, 6। एक बार में कितने लगे उसके, हुपला में 4। तो टोटल रुपए कितने खर्च हुए, 10। लेकिन ये इसका आंसर, इस सिचुएशन का आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए खर्च किए। फिर आप क्या सोचोगे, नेक्स्ट आप सोचोगे, मान लेते हैं कि उसने 3 बार झूला झूला। अगर 3 बार झूला झूलती है तो हुपला कितनी बार खेला, 3 का आधा। 3 का आधा कितना हो गया, 1.5 बार तो कोई गेम नहीं खेल सकता। इसका मतलब 3 वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं। तो हम क्या सपोज करते हैं, मान लीजिए उसने कितनी बार झूला झूला, 4 बार झूला झूल लिया। ठीक है, तो हुपला कितनी बार खेली, 2 बार। 4 बार झूला झूलने में कितने रुपए खर्चा आया उसका, 12। और 2 बार हुपला खेलने में कितना है, 8। टोटल कितना खर्च हो गया, 20। तो ये जो कंडीशन है, अपना जो खर्चा है वो 20 रुपए पूरा हो चुका है।
तो ये इस सिचुएशन का क्या है, सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं उसने 4 बार क्या झूला झूला और 2 बार उसने क्या खेला, हुपला खेला, तो उसके 20 रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। ठीक है, ये क्या कैसा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई आप सपोज कर करके, लेकिन कई बार क्या होगी, बड़ी सिचुएशन होगी, ठीक है, और फ्रैक्शंस के अंदर भी पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पर तो हुपला खेलना फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, जैसे हाफ टाइम हुपला खेल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली कैसे सोल्व करेंगे, कई तरीके हैं इनको सोल्व करने के। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए भाई ये जो सिचुएशन दे रखी है इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके। मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस सिचुएशन की इक्वेशन बनाएंगे। इस सिचुएशन की क्या बनाएंगे, इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो चीज वो पूछ रहा है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, उसका आपको पता नहीं है ना, वो क्या होते हैं, अननोन्स। क्या होते हैं, अननोन्स, या फिर उनको आप कह सकते हो वेरिएबल्स। क्या कह सकते हो, वेरिएबल। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने अपने हिसाब से वेरिएबल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। वेरिएबल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो पहले ये देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड, कितनी बार वो झूला झूली, ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे। तो हम करेंगे लेट सी राइड ऑन जाइंट व्हील x टाइम्स। हमने मान लिया कि x टाइम क्या है, वो झूला झूली। अनदर चीज क्या फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, वो कितनी बार हुपला खेली, उसको भी लेट करेंगे। लेट शी प्लेड हुपला, वो हुपला खेली, उसको मान लेंगे कोई दूसरा वेरिएबल y टाइम। x टाइम वो झूला झूली और y टाइम्स क्या किया, उसने हुपला खेला। समझ में आ गई। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आपके लिए अननोन है, उसको आप वेरिएबल्स का नाम देंगे। मैंने एक्स वाई माना है, आप ए भी मान सकते हो, यू भी मान सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। तो एक्स वाई हमने मान लिया। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड्स। ठीक है, हुपला कितनी बार खेली, वाई बार। हुपला कितनी बार खेली है, वाई बार। ये जो वाई है वो हाफ है किसका, नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन द व्हील। व्हील पे कितनी बार झूली, एक्स बार, तो उसका क्या है, हाफ। वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 2। समझ में आ गई। इसको आप और सोल्व कर सकते हो, इसके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल है तो आप इनकी क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, 2y इज इक्वल टू एक्स। इस x को इधर लेके आओगे या इस y को उधर लेके जाओगे तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आई, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है कि जो वो रुपए खर्च करती है, वो कितने रुपए खर्च करती है, 20 रुपए खर्च करती है, ठीक है। तो हम खर्चा निकालते हैं। एक बार झूला झूलने पर 3 रुपए खर्चा आता है, तो x बार झूला झूलने पर कितने रुपए खर्चा आएगा, 3x। प्लस एक बार उपला खेलने पर 4 रुपए खर्च आता है। उपला कितनी बार खेली है, y बार, y टाइम्स, ठीक है। तो उपला खेलने पर कितना खर्चा आएगा, 4y। ये हो गया टोटल खर्चा। टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है, 20 रुपए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो आपने किया है, इतना जो पोर्शन आपने किया है, ये पोर्शन क्या किया है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। क्या थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी डेली लाइफ की, उसको आपने एल्जेब्रिकली कन्वर्ट कर दिया।
क्या लिख दिया, उसको एल्जेब्रिकली लिख दिया। समझ में आ गया, लिख लो। अब 9th क्लास के अंदर आपने इस तरह की इक्वेशंस को थोड़ा बहुत आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। दोनों की डिग्री कितनी है, 1, x की भी 1 और y की भी 1। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन ये है, तो 3x + 4y, ये भी क्या है, लीनियर है। वेरिएबल कितने हैं, 2। दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो ये क्या होगी, दोनों मिलकर क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना हम सीखेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। 9th क्लास के अंदर आपने ये पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। 2x + 3y = 5, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x - 2y - 3 = 0, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अनदर है x - 0y = 2, 0 × y 0 होता है, या फिर आप इसको x = 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 9th क्लास में डेफिनेशन थी आपके पास, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास है ax + by + c = 0, जहाँ पर a, b और c ये तीनों क्या है, आपके रियल नंबर हैं, कोई भी हो सकते हैं, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। a, b, c क्या है, तीनों के तीनों रियल नंबर हैं, और इस प्रकार से हैं कि a और b दोनों 0 नहीं है, एक 0 हो सकता है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर अगर आप a को चेक करें तो x की मल्टीप्लाई में कितना है, 1, y के मल्टीप्लाई में कितना है, 0। तो अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, 0, c की वैल्यू कितनी, 2। तो a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर a और b दोनों 0 हो जाएं तो ना तो x रहेगा और ना ही y रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो वो क्या होगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन ax + by + c = 0 क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कंडीशन ये है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों 0 नहीं होने चाहिए, एक 0 हो सकता है। x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है या फिर y का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। समझ में आ गई। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये डेफिनेशन थी 9th क्लास के हिसाब से। अब बात करते हैं भाई, ऐसी जो इक्वेशन होगी उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा, x, 2 वैल्यूज का सेट, पेयर ऑफ 2 वैल्यूज, वन फॉर x एंड अनदर फॉर y, एक x के लिए और एक y के लिए। ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दे, बराबर कर दे, वो पेयर ऑफ वैल्यूज इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। पहली इक्वेशन अपने पास 2x + 3y = 5। मैं यहाँ पर एक वैल्यू x के लिए कंसीडर करता हूँ और एक वैल्यू किसके लिए कंसीडर करता हूँ, y के लिए कंसीडर करता हूँ। x के लिए भी एक वैल्यू कंसीडर कर ली मैंने 1, और y के लिए भी मैंने एक वैल्यू कंसीडर कर ली 1। अगर x की जगह 1 और y की जगह 1 इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूँ, ये इक्वेशन की है लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन की है राइट हैंड साइड। x की जगह 1 यूज करता हूँ, y की जगह भी क्या यूज करता हूँ, 1, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 × 1 + 3 × 1। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 + 3 किसके इक्वल आई, 5 के इक्वल आई। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये पेयर ऑफ वैल्यूज जो है इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ वैल्यूज इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। समझ में आ गया।
अगर मैं कोई और वैल्यू कंसीडर करता हूँ, मान लीजिए x की जगह 1 कंसीडर करता हूँ और y की जगह 7 कंसीडर करता हूँ, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और चेक करें वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। अगर आप चेक करोगे तो 2 × 1 + 3 × 7, तो 2 + 21 कितना आया 23, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया ना। तो ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज है 1 7, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है? x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को कितना बना दे, 5 बना दे। इस इक्वेशन को कितना बना दे, 5 बना दे। ठीक है, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन का क्या होंगी, सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन मान लिया 1 1, कोई और दूसरा सॉल्यूशन आप सोचो जो x की कोई ऐसी वैल्यू सोचो और y की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो इसमें पुट करने पर आपको रिजल्ट कितना दे, 5 दे। तो सोचो ऐसा कोई रिजल्ट। 2 और x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। x की जगह 2 + 3 × y की जगह 1/3, तो 2 × 2 4 + 3 × 1/3 1, दैट इज 5। सो 2 और 1/3 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई? अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम सेट करें तो पहले आपको क्या करनी होती है ग्राफ बनाने के लिए। एक तो वर्टिकल लाइन होती है जिसको आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस, और उस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आप इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या करते हो, पॉइंट को प्लॉट करते हो। ठीक है, अब हमें 2x + 3y = 5 इस इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना। तो इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था, x = 1 एंड y = 1। तो यहाँ पर अगर आप देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। दूसरा एग्जाम्पल आपने लिया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/3। तो 1/3 को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो 1/3 प्लॉट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी वैल्यूज देखने की कोशिश करते हैं जो कि क्या है, कंप्लीट आए और ग्राफ पे सोल्व करना अपने लिए क्या हो, आसान। तो दूसरा अगर हम सोचें x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -3, वो भी इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो मीन्स अनदर पेयर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा 7 एंड -3। तो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, 1 के अंदर से जो आपकी लाइन जाएगी विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो आपने ये ग्राफ पेपर पे आपको दिख जाएगा, हल्की लाइन आपको करनी है, और y की वैल्यू 1। ये दोनों लाइन जहां पर आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपके पास होता है, और उस पॉइंट के ऊपर पहले आप x की वैल्यू लिखोगे और फिर आप y की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और इस पॉइंट को आपने क्या कर देना है, सर्कल के अंदर कर देना। ये लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो ये आपने डॉटेड बना। ठीक है, अनदर पॉइंट है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर 7 के अंदर से आप एक डॉटेड लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 7, तो y की वैल्यू कितनी है, -3। y की वैल्यू -3 है यहाँ पर। यहाँ से आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन करोगे ड्रा, तो वो इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले x का लिखोगे 7 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये दो पॉइंट आपके पास आ गए। जब आप इन पॉइंटों को मिलाओगे तो आपके पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से आपके पास क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट
करेगी और इसके ऊपर आप लिख देते हो इस इक्वेशन को 2x + 3y = 5। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को हमने किस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसके सॉल्यूशन से मतलब क्या था, इसका सॉल्यूशन था 1 1, सॉल्यूशन इसका क्या था 1 1। तो ये जो 1 1 पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन हमने इसका कंसीडर किया था x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू उस समय कितनी थी 1/3। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो देख लो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, आपकी x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, x की वैल्यू 2 क्या है यहाँ पर। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये इस लाइन को इस पॉइंट पे काटता है। इस पॉइंट पे अगर आप y की वैल्यू चेक करो तो आप उसको पाओगे कि वो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, पूरा 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप पाओगे वो कितना मिलेगा आपको 1/3। समझ में आ गई। तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 5, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसके अनगिनत सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन। कितने कौन से हैं, वो सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन, वो इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। अब जैसे ये एग्जांपल था अपने पास x = 1 एंड x = 7, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं करती। तो ये जो पॉइंट है 1 और 7 ये आपको लाइन के ऊपर नहीं मिलेगा, ये आपको लाइन के ऊपर नहीं मिलेगा। 1 और 7 अगर आप देखो तो 1 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका 1 और 7। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज द ऑल पॉइंट लाई ऑन द लाइन। उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट जितने भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट का क्या है अपना कोऑर्डिनेट है। ये सभी पॉइंट के ऊपर क्या है पेयर ऑफ वैल्यूज है, वो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन की क्या है सॉल्यूशन। समझ में आई। आगे हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होगी, इस तरह की जो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अनदर इक्वेशन इज a2x + b2y + c2 = 0, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके आपके पास क्या बनाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कंडीशन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, ये सब क्या है रियल नंबर्स। और कंडीशन क्या है a1 और b1 दोनों 0 नहीं है, a2 और b2 दोनों 0 नहीं है, एक 0 हो सकता है या फिर दोनों नॉट इक्वल 0 हो सकते हैं, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते। a1 और b1 बोथ आर नॉट 0, a2 एंड b2 बोथ आर नॉट 0, एक 0 हो सकता है, ठीक है, दोनों 0 नहीं हो सकते। समझ में आ गई। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है 2x + 3y - 7 = 0। तो यहाँ पर अगर इसके साथ कंपेयर करो तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -7 बोलोगे, c1 कितना है यहाँ पर -7, क्योंकि यहाँ पर जनरल इक्वेशन के अंदर हम कैसा साइन ले रहे हैं प्लस साइन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस का होता तो हम कहते c1 कितना है 7, लेकिन माइनस का है तो c1 कितना है यहाँ पर -7। ये अपने ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर a2 कितना है b2 कितना है -2, c2 कितना है 8। तो ये एग्जांपल है किसका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये लिया हुआ है 5x = y। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं इसके साथ कंपेयर करके a1 की वैल्यू कितनी है 5, a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है
-1, C1 कितना है 0। अगर ऐसे यहाँ से नहीं पता लगा सकते तो इसको इधर ले आओ, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 5x, y को इधर लेके आओगे तो क्या होगा 5x - y, और इसमें अगर 0 ऐड करते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इक्वल किसके रहेगा 0। तो आप कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -1 और c1 कितना है 0। दूसरी इक्वेशन के अंदर इसके साथ कंपेयर करोगे तो a2 कितना है -7, b2 कितना है और c2 कितना है 3। समझ में आ गई। तो इस तरह से आप कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 को कंफर्म कर सकते हो कि ये इनकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। a1 b1 c1 जो सारे के सारे क्या हैं रियल नंबर हैं। a1 और b1 दोनों 0 नहीं है, a2 और b2 दोनों 0 नहीं है। इस केस के अंदर देख लो a1 5 है, b1 क्या है -1 है, दोनों 0 नहीं। इस केस में भी दोनों 0 नहीं। समझ में आ गई। अब अगर हम ये सोचें कि ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के अंदर 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन है, अभी हमने देखा पीछे कि अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा क्या आता है स्ट्रेट लाइन। तो 2 लीनियर इक्वेशन का 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपके पास, हम दोनों का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कितनी लाइनें आएंगी 2। कितनी लाइनें आएंगी 2। तो क्या हो सकता है वो दोनों लाइन आपस में क्या करती हो इंटरसेक्ट करती। हो सकता है वो दोनों लाइन आपस में क्या हो पैरेलल। हो सकता है वो दोनों लाइनें आप एक दूसरे के ऊपर क्या करती हो लाई करती हो। समझ रहे हो ना। तो 3 केस आपके पास अराइज हो सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करोगे तो हो सकता है कि वो ग्राफ क्या है इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे आपस में आके मिल जाएं। हो सकता है कि वो ग्राफ क्या है पैरेलल आए। पैरेलल का मतलब है कि वो दोनों लाइनें आपस में कहीं पर भी मिलती नहीं, कहीं पर भी मिलती नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो ग्राफ जो है बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आए, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है एग्जैक्ट ऊपर आए, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हो सकता है ग्राफ आपका इस तरह हो। मान लीजिए आपने पहली जो लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, ये जनरल मैंने लिखी, उसका ग्राफ बनाओ आप इस तरह से आए, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाओ आप इस तरह से आए, तो वो क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट है जो इसके ऊपर भी लाई करता है और इसके ऊपर भी लाई करता है। तो इस केस के अंदर ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग है तो दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y की आपको एक पेयर ऐसा मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, और वही आपका उस सॉल्यूशन का क्या उस सिचुएशन का क्या होगा आंसर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि आप मान लीजिए पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाए वो इस तरह से लाइन आ गई और दूसरी का ग्राफ बनाए इस तरह से आ गई। ये 2 लाइनें क्या है पैरेलल लाइन। इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। मीन्स ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x और y की, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर द प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर इंटरसेक्टिंग है इस सिचुएशन के अंदर उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन है, और उसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको यूनिक सॉल्यूशन। अगर सिचुएशन आपकी ये आती है कि ग्राफ बनाते हो और दोनों ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा इन दोनों लाइनों के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन दोनों लाइनों पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इन दोनों इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन।
ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर तीन कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है उनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो सकता है उनके क्या हो, मैनी सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो। समझ में आ गई। तो अब बात आती है भाई पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कब होगी, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो पहली एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल के अंदर आपको सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन को आपने क्या करना है, एल्जेब्रिकली कन्वर्ट करना है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हुई है, उसको क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना। उसे क्या बनानी है आपने, लीनियर इक्वेशंस बनानी। फिर उन इक्वेशंस का आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। समझ में आ गई। तो ग्राफ प्लॉट करके आप देख सकते हो वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट केस के अंदर अगर यूनिक को सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट। तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो भी क्या है, कंसिस्टेंट। अगर ग्राफ आपका पैरेलल आता है मींस नो सॉल्यूशन है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आ गया समझ में। ये था आपका टॉपिक और एक्सरसाइज 3.1 आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।